जी, तो जो मैं बता रहा था कि यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट ऑटोमेटिकली मेरी जीरो हो जाएगी, राइट। गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो मेरी खुद बहुत जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब मैं रिफंड कर चुका हूँ। जब रिफंड रहेगी तो गवर्नमेंट ग्रांट खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये इनकम एक्सपेंस का जो आपका गवर्नमेंट ग्रांट का इस बिकम्स मोस्ट इजी, ज्यादा आपने फोकस करना है ऐसा कुछ। तो ये छोटा सा स्टैंडर्ड था IAS 20 का, ठीक है। अब हम बेसिकली चुके हैं आगे, ये लास्ट वीक है जो क्लासेस का, उसके बाद ईद के बाद इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो इससे पहले मैं कोई बड़ा टॉपिक नहीं लेना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ ऐसा टॉपिक लें जो कि ईद से पहले हमारा खत्म हो जाए। तो मैं एक नेक्स्ट टॉपिक लूंगा, आपका एक छोटा सा चैप्टर है, इतना छोटा भी नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब मैं इसके बाद उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। असल में जिस वक्त आप, ये बेसिकली रिलेट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो इसमें सबसे पहले हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी है कि कॉस्ट क्या होती है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, बल्कि फ्रीक्वेंट आता है, फ्रीक्वेंट, ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में ज्यादा देगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है। और आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन 18 मार्क्स का, जिसमें पूरी स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट मांगी हुई है, कॉस्ट ऑफ स्टेटमेंट बनानी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए आपको ये पहले यहाँ पर सीखना है कि कौन सी कॉस्ट इसमें शामिल होगी और कौन सी कॉस्ट शामिल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड है दैट इज अ कॉस्ट, पहले हम जरा इसको डिस्कस कर लें। व्हाट इज अ कॉस्ट? इज अ वेरी फेमिलियर वर्ड, वेरी फेमिलियर। कॉस्ट आप आम लैंग्वेज में भी, रोजमर्रा जिंदगी में भी आप इसको यूज कर रहे होते हैं। सो एनी स्टूडेंट जो मुझे बता सके ये कॉस्ट होती क्या है, अपने अल्फाज में कॉस्ट क्या होती है? Sir, any expenses incurred on production of something good for resale purpose. ठीक है, यानी एनी एक्सपेंस इनकर्ड फॉर रीसेल पर्पस इन प्रोडक्शन फॉर रीसेल पर्पस, इन प्रोडक्शन फॉर रीसेल पर्पस, ठीक हो गया। और कोई स्टूडेंट है, और कोई किसी और स्टूडेंट के जहन में कोई आइडिया हो? ओके, देखिए आपने ये जो डेफिनेशन ली, ये मैं इससे डिसएग्री करूंगा। रीजन ये है कि आपने कॉस्ट को सिर्फ लिंक कर दिया प्रोडक्शन से, जबकि कॉस्ट सर्विस बिजनेस में भी होती है, कॉस्ट और बिजनेसेस में भी कॉस्ट का वर्ड कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये डेफिनेशन में वर्ड लिखते हैं प्रोडक्शन, तो ये एक, मैं इससे 100% डिसएग्री करूंगा, ये सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करती। सो कॉस्ट को अब मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, एक डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी मैं लिख रहा हूँ, सीक्वेंशियल, ये बुक में एक बुक के रेफरेंस से लिख रहा हूँ, सीक्वेंशियल एंड सीरीज ऑफ एक्सपेंसेस relating to a specific activity, अब मैं एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा हूं। What is an activity? Suppose I intend to calculate the cost of purchase. Suppose I intend to calculate the cost of production. Suppose I intend to calculate the cost of a hotel. ठीक है, अब ये मैंने मुख्तलिफ वर्ड्स यूज, किसी भी चीज की कॉस्ट, जो एक्टिविटी को आप परफॉर्म कर रहे हो उसके, उसमें जो सीक्वेंशियल और सीरीज ऑफ एक्सपेंसेस होंगे, यानी एक के बाद दूसरा और सीक्वेंस से जो एक्सपेंसेस होंगे, उनको जब एक्यूमुलेट कर लोगे, इसमें वर्ड में छोड़ गया एक्यूमुलेशन ऑफ, एक्यूमुलेट जब करेंगे इन वर्ड्स एक्सपेंसेस को, तो इट बिकम्स अ कॉस्ट, यही हमारी कॉस्ट बन जाएगी। सपोज आप एक फर्नीचर बाय करते हो, आप फर्नीचर बाय करते हैं,
फ्रॉम चनियोट, इज अ फेमस आपका फर्नीचर, और ये आप बाय करते हैं वहां से ₹250,000, लेकिन आपको बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह एक्सेट्रा सारा एक्सपेंस जो है आप इसको लेकर आ रहे हैं रावलपिंडी में, तो उस पर आपके 30,000 की कॉस्ट आ गई, फर्दर एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा, समवन कम्स टू यू और आपसे आकर पूछता है कि ये आपने कितने में खरीदा है, सो व्हाट विल यू टेल, वेदर यू विल टेल 250 और 280? जी 280 आप क्या बताओगे, 280 बताओगे 250 बताओगे? 280 Sir, 250. 280 बताओगे, बिल्कुल ठीक है, आप 280 बताओगे। क्यों बताओगे 280? रीजन क्या है? क्योंकि सर वो कॉस्ट में स्कैड हो गया है। जो भी हाँ फर्नीचर हम एग्जैक्टली, लाए हैं इंटेंडेड यूज के लिए तक वो नहीं है। जी बिल्कुल, वो उसी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, तो लिहाजा याद रखिएगा कॉस्ट क्या है। अब ये जो आपका 30,000 की कॉस्ट है, इसमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, इसमें काफी ज्यादा कॉस्ट शामिल है, इसमें और कॉस्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा a sequential and series of expenses and accumulation process which ensures that all the expenses are incurred in sequence and relating to a specific activities, this is known as cost। तो लिहाजा मैं अगर ये कहूँ कि परचेज प्राइस क्या है तो 250, परचेज कॉस्ट क्या है दैट इज 280, तो कॉस्ट इज समथिंग एल्स। तो ये पहले ध्यान में रखना है कि कॉस्ट को हम ब्रॉडर सेंस में लेते हैं, ठीक है, और ये किसी भी एक्टिविटी के कंप्लीट होने तक उसकी कॉस्ट जारी रहती है, जैसे एक्टिविटी कंप्लीट होगी कॉस्ट विल बी कंप्लीटेड। अब कॉस्ट में हम एक वर्ड यूज करते हैं यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, unit cost, what is a unit cost, anyone? सर कॉस्ट ऑफ अ सिंगल यूनिट। So total cost divided by number of units. Cost of, आप तो फार्मूला बताने लग गए हो, कॉस्ट ऑफ वन द कॉस्ट यूनिट, ऑफ अ सिंगल यूनिट। वन यूनिट सिंगल यूनिट चले एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, यहाँ यूनिट का मतलब ये नहीं है कि एक पेंसिल है। सपोज अगर आप पेंसिल का बॉल पॉइंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, एक बॉल पॉइंट एक यूनिट नहीं है, एक यूनिट जो है वो डिपेंड करता है कि आप सेल किस में कर रहे हो। आप जैसे फैक्ट्री के अंदर आप कॉल करते हो और कहते हैं जी प्राइस पूछते हैं कि जी फैक्ट्री में आपकी प्राइस क्या, वो कहते हैं जी 15,000 तक प्राइस आप कहेंगे, दिमाग खराब हो गया, 15,000 रुपए की एक बॉल पॉइंट दे रहा है, बिकॉज वहाँ एक सिंगल यूनिट की बात नहीं कर रहा, वहाँ जो एक यूनिट है उनका वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हमेशा याद रखें कि वो एक बैच भी हो सकता है, वो एक कार्टन भी हो सकता है। होलसेलर के पास जाते हैं, वो जो प्राइस बताएगा वो एक बॉल पॉइंट की नहीं बताएगा, वो प्राइस आपको बताएगा एक पूरे पैक की, क्योंकि उसने उसको सेल पैक में करना है। तो लिहाजा जिस चीज में आप सेल करते हो उसी चीज में हमेशा कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ ये क्लियर ज़हन में रखिएगा, यूनिट का मतलब एक सिंगल यूनिट नहीं है, यूनिट का मतलब वन यूनिट है। वन यूनिट को हम ये कहते हैं कि यूनिट विच कैन बी मेजर्ड इन एनीथिंग एल्स, ये जरूरी नहीं है कि एक सिंगल अमाउंट हो, ठीक है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस आइटम बिकम्स वन यूनिट, उसको हम यूनिट कॉस्ट कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट कॉस्ट कुछ और होगी, ट्रेडिंग बिजनेस में कुछ और होगी, इवन दैट एक ही बिजनेस है उसमें तीन आपके जो है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग आती है, फिर आपका होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर आता है, फिर आपका होलसेलर आता है, देन रिटेलर आता है, ठीक है, तीन डिस्ट्रीब्यूटर है रिटेलर तक पहुंचाने के लिए मिनिमम। अब ये जो तीन रिटेलर है हर एक की यूनिट कॉस्ट डिफरेंट होगी, हालांकि प्रोडक्ट एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन सेम होगी। तो ये याद रखना आपकी, दिस इज नोन एज कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक वर्ड आता है कॉस्ट यूनिट। इसमें फर्क क्या है, मुझे तो सेम लग रहा है चॉइस के कि मैंने यूनिट को उठा के पहले बाद में कर दिया और कॉस्ट को पहले ले आया। ये क्या चीज है कॉस्ट यूनिट, एनीवन? जी
सर इसको part- वो एक यूनिट जिस पे कॉस्ट निकाली जा रही है, फॉर जी एग्जांपल बॉक्स ऑफ पेन। ठीक है, गुड, वेरी गुड। यानी वो यूनिट जिसमें हम कॉस्ट को असर्टेन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, द यूनिट इन विच द कॉस्ट इज असर्टेन, in which cost is to be ascertained, yeah, has to be ascertained. For example, मैं अगर आपसे कहता हूं कि जो मेरी कॉस्ट है वो ₹60 पर टन आई है, चले पर केजी का, पर केजी है। ये याद रखिए कि ये जो 60 प्राइस है इसको हम लिखेंगे यूनिट कॉस्ट, और ये जो केजी में आपको नजर आ रहा है इसको हम कहेंगे कॉस्ट यूनिट। वो यूनिट जिसमें कॉस्ट को मेजर किया जाता है उसको हम कॉस्ट यूनिट कहते हैं, और वो यूनिट जो आप प्राइस, वो प्राइस जिसको आप कॉस्ट कर, वो कॉस्ट जो वो अमाउंट जो आप कोट कर रहे होते हैं उसको हम यूनिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में बेसिक फर्क है और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि कॉस्ट यूनिट से आपको आइडेंटिफाई होता है कि व्हाट विल बी द प्राइस। ठीक है, आप बस आप अगर मार्केट में जाते हो और आप प्राइस पूछते हो वो आपको कहते हैं 700 है, तो आपके लिए कंफ्यूजन है 700 फॉर 700 केजी है, 700 लीटर है, 700 कुछ और में है। सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू से। मिसाल के तौर पे कुछ नॉर्म्स बन जाते हैं, आप मार्केट में जाते हो बनाना बाई करने के लिए, आप कहते हो क्या प्राइस है, वो कहता है कि 200, तो आपके फौरन माइंड में क्या आता है, क्या 200 पर केजी? नो, फौरन माइंड में आएगा 200 पर डजन। ठीक है, तो वो एक मार्केट प्रैक्टिस बन चुकी होती है। लेकिन अगर मैं न्यू कमर हूँ, या अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपकी ये जो होता है आपका किन्नू होता है, आपका माल्टा जिसको कह लो, ये कुछ एरियाज में केजीज में भी मिलता है, कुछ एरियाज में ये डजन्स में मिलता है। तो अब अगर मैं किसी ऐसे एरिया में जाता हूँ, उससे रेट पूछता हूँ, मुझे रेट बताता है और ये नहीं बताता कि केजी या डजन है, तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। तो याद रखिएगा कि यूनिट कॉस्ट अपनी जगह की अहमियत रखती है और कॉस्ट यूनिट अपनी जगह की इम्पोर्टेंट है, और दोनों एक दूसरे के लिए मस्ट है, एक दूसरे के बगैर ये नहीं हो सकते, मैं कंप्लीट नहीं कर सकता उसको। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक होता है वर्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। Cost object is anything whose cost has to be ascertained. ठीक है, अब जैसे ऑब्जेक्ट का वर्ड ऑब्जेक्टिव से निकला है, ऑब्जेक्ट का वर्ड ऑब्जेक्टिव से निकला है, कोई भी काम करना उसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसी तरह कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करता हूँ, मैं आपसे अगर कहूँ कि अभी कॉस्ट कैलकुलेट कर दो, तो फौरन क्वेश्चन आप करोगे किस चीज की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, जिस चीज की मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इट कैन बी अ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, जिसको प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। इट कैन बी अ कॉस्ट ऑफ सर्विस, जैसे ऑडिट फर्म है, अब वो डिफरेंट सर्विसेज दे रही है। अब हर ऑडिट, जितने भी ऑडिट परफॉर्म कर रही होती है कंपनी, जो फर्म कर रही होती है मुख्तलिफ कंपनीज के लिए, क्या तमाम कंपनीज के लिए सेम प्राइस रखती है? लेकिन सर्विस और प्रोडक्ट में बहुत बड़ा फर्क है। प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस होती है, ठीक है, यानी आप प्रोडक्ट जो बना रहे हो वो सेकंड टाइम भी बनाओगे तो वही प्रोडक्ट बनाओगे, थर्ड टाइम बनाओगे तब भी वही प्रोडक्ट बनाओगे, होमोजीनियस होती है। लेकिन जो आपकी सर्विस है हेट्रोजीनियस होती है, ये सेम नहीं हो सकती। आप डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट टाइम में दे रहे हैं, डिफरेंट पीपल को डिफरेंट सर्विस दे रहे हैं। एक डॉक्टर है, वो जिस वक्त सर्विस दे रहा है, पेशेंट को चेक कर रहा है, क्या सबको एक ही मेडिसिन लिख के दे रहे हैं? नो, बिकॉज वो सर्विस हर एक को डिफरेंट देंगे, हर एक से डिफरेंट फी चार्ज करने का हक रखते हैं, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज टू द डिफरेंट पीपल। सेम इसी तरीके से एक लॉयर है, और वो अगर सर्विसेज दे रहा है तमाम क्लाइंट से सेम नहीं लेगा फी,
वो नेचर ऑफ सर्विस के हिसाब से फी लेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हेट्रोजेनियस होती है, तो हर सर्विस की हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है, और कॉस्ट सर्विस कॉस्टिंग में कॉस्ट जरा डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि सर्विस बिजनेस में याद रखिएगा ज्यादा कॉस्ट फिक्स नेचर की होती है, और प्रोडक्ट कॉस्ट में ज्यादा कॉस्ट वेरिएबल नेचर की होती है, जो अभी हम पढ़ेंगे कॉस्ट की नेचर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेपरेट डिस्कस करेंगे जी। था कि अगर कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिस तरह आपने बताया, तो मतलब अगर एक डिपार्टमेंट हो पूरा, मतलब जिस तरह फैक्ट्रीज वगैरह में मेंटेनेंस वगैरह का हो, तो वहाँ पे जो पूरी कॉस्ट उनकी आ रही है, मतलब जो लेबर वगैरह इस्तेमाल हो रही है, वो सारी कॉस्ट ऑब्जेक्ट में आएगी? नहीं, जो आपकी लेबर वगैरह की कॉस्ट है वो तो कॉस्ट का हिस्सा है ना। ऑब्जेक्ट वो चीज है जिस चीज की मैंने कॉस्ट कैलकुलेट की। बस अभी जो आप बात कर रहे हो ना, एग्जांपल आप दे रहे हैं कि जी मैंने एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालनी है, तो वो जो डिपार्टमेंट है वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब उसके अंदर जो कॉस्टिंग होगी वो यकीनन लेबर भी उसके अंदर शामिल होगी, बाकी चीजें भी होंगी, वो तो अभी हम सीखेंगे कि कौन सी कॉस्ट शामिल करनी होती है और कौन सी शामिल नहीं करनी होती। लेकिन कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो आपने एग्जांपल दी है उसके मुताबिक डिपार्टमेंट होगा। जिस चीज की मैं आपसे कहता हूँ ना कॉस्टिंग कर दो, वही मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेचर के बाद हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर। बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट के क्या इम्पैक्ट होते हैं। अच्छा, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कॉस्ट को दो मेजर फंक्शंस में पहले डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट और सेकंड इज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, अब यहाँ जो वर्ड प्रोडक्शन है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है प्लीज। अगर मैं एक सर्विस की कॉस्ट कर रहा हूँ तो वो भी प्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जब मैं वर्ड प्रोडक्शन यूज कर रहा हूँ इट इंक्लूड सर्विस एज वेल। यानी एक सर्विस की कॉस्ट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, तो प्रोडक्ट और सर्विस हम कहते हैं, प्रोडक्शन के वर्ड हम दोनों के लिए यूज करते हैं। ये जो ऊपर मैंने हेडिंग दी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये याद रखें कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है, आपकी सर्विस बिजनेस के लिए भी हो सकती है, ठीक है। तो वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलाएगी। प्रोडक्शन डजंट मीन अ प्रोड्यूस और अ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन मीन अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज, ये दो वर्ड हम यूज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो एक कॉस्ट हो गई हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, दूसरी होती है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या है, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें जो भी आपके डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसकी जितनी भी कॉस्ट है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है उनकी जितनी भी कॉस्ट है वो सारे के सारे प्रोडक्शन से रिलेट करें, ठीक है। इसी तरह नॉन प्रोडक्शन, मसला आप सिंपल चलो प्रोडक्शन को ले लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को ले लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपकी एक फैक्ट्री होती है, यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन हो रही है, उस फैक्ट्री की जितनी भी कॉस्ट है वो सारी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, ठीक है। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि बेसिकली बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करती है और बिजनेस की सेलिंग से रिलेट करती है, सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी प्रोडक्ट बनाने के बाद सेल करना तो सेल डिपार्टमेंट का काम है ना, तो उसको भी कॉस्ट आ रही होगी। फिर इसके साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी होगा जहां आपके मेन जो है डायरेक्टर्स हैं या मैनेजर्स हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट बैठी होगी जो डिसीजन मेकिंग कर रही है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये दोनों कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होगी, आपकी प्रोडक्शन की और नॉन प्रोडक्शन, ठीक है। अब आइएगा नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दो कॉस्ट लेते हैं, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट।
और ये मेजर एरिया आपको जो अपने अंडरस्टैंड करना है। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट, वो कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्शन से रिलेटेड तो होती डायरेक्ट है, और डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, नॉन प्रोडक्शन ज्यादा इनडायरेक्ट होती है। व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? हम डायरेक्ट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सीमा टर्मिनोलॉजी में। सीमा इज बेसिकली अथेंटिक इंस्टीट्यूशन जो कि आपकी डेफिनेशन कॉस्ट की जारी करता है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, टर्मिनोलॉजीज। फाइनेंशियल में आपका बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इसी तरह कॉस्टिंग के अंदर जो हमारी डेफिनेशंस या हमारे आइडियाज हैं जो डेवलप किए जाते हैं, वो आपका चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होता है, सीमा, ठीक है। ये इनकी टर्मिनोलॉजी। और ये लिखता है डायरेक्ट कॉस्ट हो एनी कॉस्ट which can be directly attributable to specific cost object, to specific cost object। अच्छा, इसके एंड पे उसने एक डेफिनेशन, एक वर्ड यूज किया, इकोनॉमिकली। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी एक कॉस्ट बना, यानी कोई कॉस्ट इनकर करते हो जो किसी भी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ऊपर पढ़ा हमने व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिस चीज की भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसके साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि कॉस्ट इससे रिलेट करती है। जरा बहुत सिंपलीफाई करते हैं डेफिनेट अपने इस एग्जांपल को। सपोज आप एक फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर आप तैयार कर रहे हैं, ठीक, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब इसमें फर्नीचर के लिए मुझे वुड चाहिए। टेल मी, वुड इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट। चलिए मान लिया आपकी बात। क्यों डायरेक्ट है? क्योंकि वुड जो है उसकी कॉस्ट को मैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं फर्नीचर बना रहा हूँ और मैंने कॉस्टिंग करनी है तो जितनी भी वुड यूज होगी उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो मेरी फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। सो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। इसी तरीके से वुड के बाद मैं आगे लेता हूं जी इसमें अदर मटेरियल्स। अब जिसमें और मटेरियल काफी ज्यादा शामिल होता है, सिर्फ वुड इतनी चाहिए, तो ये भी हमारा जितना भी मटेरियल होता है ये नॉर्मली हम इसको डायरेक्ट कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब इस पे कारपेंटर काम कर रहा है, उसको जो आप लेबर पे करोगे, टेल मी इट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक सुपरवाइजर है जो आपको सुपरवाइज भी कर रहा है, तो सुपरवाइजर की कॉस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट। डायरेक्ट। याद रखिएगा सुपरवाइजर की कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। सुपरवाइजर कोई एक प्रोडक्ट को सुपरवाइज नहीं कर रहा होता, ये याद रखिएगा। अगर आपने एक एक प्रोडक्ट के लिए एक एक सुपरवाइजर रखना तो फिर तो आप बिजनेस कर गए, फिर तो कॉस्ट इतनी हाई हो जाएगी। सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि बेसिकली आपने जितना भी स्टाफ है ये एक मैनेजर का रोल अदा कर रहा होता है, जिनको जो उनकी ड्यूटीज को असाइन करता है और उनको सुपरवाइज कर रहा होता है कि ये टाइमली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सुपरवाइजर जो है वो किसी एक पर्सन या किसी एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है, तो लिहाजा इसकी कॉस्ट को मैं डायरेक्टली एलोकेट नहीं कर सकता। सेकंड, याद रखिएगा कि सुपरवाइजर को मोस्टली पे करते हैं मंथली बेसिस। अब अगर एक महीने में उसको कोई भी टास्क हमारे पास ऑर्डर नहीं आता मैन्युफैक्चरिंग का, तब भी हमने सुपरवाइजर को पे करना ही करना है। तो इस वजह से हम इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट करते हैं, इसको डायरेक्ट कॉस्ट ट्रीट नहीं करते हैं।
ठीक है। अच्छा, अब इसी के लिए मैं एक कटिंग मशीन हायर करता हूँ, कटिंग मशीन, ये किसके लिए, फर्नीचर के लिए, और ये स्पेशल कटिंग मशीन है। लाइक कुछ फर्नीचर की शेप्स चेंज करने के लिए हम लेते हैं और इसकी हायर करते हैं, हायर कॉस्ट। सो इज इट, कैन आई से इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? जी, Direct. ये आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी। जो कटिंग मशीन आपने ली है, चूंकि ये स्पेशल मशीन है और ये सिर्फ फर्नीचर के लिए ली है, इसकी जितनी भी कॉस्ट है वो सारी की सारी आपकी डायरेक्ट होगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ एक सबसे अहम कॉस्ट की तरफ, जो कि इस चीज को खास तौर पर मैं एक्सप्लेन करने के लिए लूंगा, दैट इज जिस ग्लू। ग्लू भी आपका यूज होता है फर्नीचर में। इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? ये भी एक मटेरियल है। जी, सर Sir, डायरेक्ट। indirect. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ओके। अच्छा, अगर मैं ग्लू को डायरेक्ट कहता हूँ तो गलत भी नहीं है, लेकिन हम इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट लेते हैं, हम इसको डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लेते। इसकी लॉजिक क्या है? हालांकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूट की जा सकती है, वर्ड इकोनॉमिकली। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी कॉस्ट अगर मैं शामिल नहीं भी करता या भूल जाता हूँ, जिसको कहते हैं ना, मिस स्टेटमेंट कर देना, ठीक है, ओमिशन कर देना, अगर मैं उसको गलत लिख दूं या भूल जाऊं, तो याद रखिएगा उसकी टोटल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं आता, यानी उसकी यूनिट कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ग्लू की कॉस्ट नहीं भी डालूंगा तो फर्नीचर की कॉस्ट में जो मेरी कॉस्टिंग हुई है उस पर यूनिट कॉस्ट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इमटेरियल इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ऐसी कॉस्ट जो कि बहुत निग्लिजिबल नेचर की हो, उसके लिए हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, हम सीधा उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट में ट्रांसफर करते हैं। ये जितनी ग्लू की कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर होगी, हम इसको डायरेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है। इसी तरह नेल्स यूज होते हैं आपके, वो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ये छोटी छोटी कॉस्ट है, इसके लिए हमें डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है कि ये डायरेक्ट कितनी इनडायरेक्ट, क्योंकि इस पर जितना टाइम हमारा कंज्यूम होगा इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, उससे उस पर जो कॉस्ट हमारी लग रही है वो शायद ज्यादा हो जाए बजाय इसके कि जो कॉस्ट नेल्स पे या ग्लू पे हमारी लग रही है। तो ऐसे को हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आजकल जो कंप्यूटराइज सिस्टम है तो हम बहुत सी चीजें कंप्यूटर के थ्रू इजिली कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो अभी आपने डिस्कस की नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे अहम आइएगा बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होना है बिहेवियर। बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बिहेवियर हम इसलिए कहते हैं कि कॉस्ट कैसे बिहेव करती है। आपके चार किस्म के बिहेवियर कॉस्ट के नजर आते हैं। फर्स्ट इज नॉन एज वेरिएबल कॉस्ट, बल्कि पहले फिक्स कर लेते हैं जरा आसान। सेकंड is a variable cost. Third is a semi-variable cost. और लास्ट में आता है आपका स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ये चार बिहेवियर होते हैं कॉस्ट में। बिहेवियर स्टार्ट करने से पहले मैं आप अटेंडेंस पहले लूंगा और फिर आगे।
जी। अलीजा फातिमा, Present, sir. अनीकु जमान, अक्सा इजाज, Present, sir. अवैस अख्तर, Present, sir. फरा कौकब, हमजा बिन आशिर, हमजा भट्ट, हसीब अली खान, खुर्रम खान, Present. मरियम शुएब, मेरीन एहसान, मौजम भट्टी, Present. मोहम्मद अमन खान, Present, sir. हसान हबीब, Aman Khan, present, sir. जी का ओके सॉरी, हसान खान, हसान हबीब, Present. इर्तजा हुसैन, तलाल उमर, सर हसन अभी प्रेजेंट है। Sir, Hassan abhi present, sir. हसान हबीब प्रेजेंट है, इर्तजा हुसैन एब्सेंट है, तलाल उमर, मोहम्मद उमर, उमर अब्बासी, Present, sir. उमर शेख, Present, sir. वजाहत जमाल, मुशाहिद हुसैन, नयाब शरीफ, सबरीना ईमान, Present, sir. समन आरिफ, Present, sir. समन रमजान, Present, sir. सनाउल्लाह, Present, sir. शबनम बीबी, Present, sir. शुएब अहमद, Present, sir. शुजात अली, सितरा जबीन, सैयद मुसद्दक हुसैन, सैयदा कुर्रतुल ऐन, Present, sir. सैयदा तहीरा, Present, sir. सैयदा ज़ारा अली, तलहा रहमान, उसामा शहजाद, उजैर इरफान, Present, sir. जैद बिन जमील, ये कोई स्टूडेंट रह गया हो? Excuse me, sir. जी, Sir, Muhammad Umar is present. मोहम्मद उमर इज प्रेजेंट, ये लीजिए, ओके। ये हमारे पास 4 मिनट है, हम कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसमें। फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट? इसको हम डिफाइन करते हैं, द कॉस्ट remained unchanged
irrespective of change in activity, यानी ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी चेंज होने के बावजूद चेंज ना हो उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट का नाम देते हैं। यानी इन शॉर्ट, मैं अगर यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करूं, यूनिट कम प्रोड्यूस करूं, मेरी कॉस्ट पे किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट ना आए, उसको आप नाम देते हो फिक्स्ड कॉस्ट। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है। इंश्योरेंस जो आप पे कर रहे होते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो आपकी फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह सैलरीज टू मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स, सैलरीज टू सुपरवाइजर्स, ये भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, सॉरी फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, मोस्टली फिक्स कॉस्ट अगर आप देखें तो ये पीरियड से रिलेट करती है। ठीक है, पीरियड से, यानी इसलिए हम इसको पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। यानी ऐसी कॉस्ट जो सिर्फ पीरियड से रिलेट करती हो, इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना हो आपकी किससे, किसी प्रोडक्शन से। मसलन अब रेंट है, आपने जनवरी का रेंट पे किया 60,000 रुपीज है। अब इस महीने में आप प्रोडक्शन कर रहे हो 5,000 यूनिट्स। अब नेक्स्ट फरवरी के अंदर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं 9,000 यूनिट, तो रेंट बढ़ेगा नहीं, रेंट 60,000 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाएगा रेंट इंक्रीज होता जाएगा, इसलिए इसको हम पीरियड कॉस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में भी कहते हैं। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट इस वो कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती। तो अगर फिक्स कॉस्ट को हम चार्ट में शो करें, ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आप लेंगे यूनिट्स और वाई एक्सिस पे आप लेंगे कॉस्ट। ठीक है, अब फर्ज करें मैं यूनिट जितने मर्जी बना रहा हूं, लेकिन कॉस्ट मेरी उतनी है जितने मैं पे कर रहा हूं, इवन जीरो पर भी मुझे उतनी कॉस्ट पे करनी है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये टोटल कॉस्ट यहां लिख रहा हूं, टोटल यानी total cost shall remain constant irrespective of level of output. This is known as fixed cost. ये जो मैंने कर्व बनाया है ये हमारी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब इसके बाद आएगा वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट टेंड्स टू चेंज with a level of output in direct proportion with equal ratio, with equal ratio। ठीक है, ये इंशाल्लाह अब हम इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। यानी वेरिएबल से हम स्टार्ट लेंगे, कोई टाइम कुछ सेकंड रह गया ये खत्म हो जाएगी।